हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। 3 डॉक्ट्राइन बचे, एक टॉपिक बचा है। आज की क्लास में ओवर हो जाएगा ये। देखो जी, हमने कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर, टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, ये सब पढ़ लिया था। आज बस 3 डॉक्ट्राइन बचे हैं बेटा। एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये 3 डॉक्ट्राइन है प्लस एक कॉर्पोरेट व्हील का टॉपिक है। तो अगर आप सबके पास ये बुक्स तो है बेटा, मॉड्यूल, ये ओपन करिए मॉड्यूल का पेज नंबर 5.26। हेडिंग देखो बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मिल गया? चलो जी, सुनना ध्यान से बेटा। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि कंपनी के पावर्स और कंपनी के ऑब्जेक्ट्स कहां दिए होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक करवाया था एमओए। तो कंपनी की जो पावर्स होती हैं वो कहां दी होती हैं? एमओए में। और कंपनी के एक्ट्स विद इन दोस पावर्स होने चाहिए, उसके बाहर जाकर नहीं काम करेगी कंपनी। और कोई भी काम कंपनी उस पावर्स के बाहर जाकर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स। क्या बोलते हैं उसको? अगर कोई भी काम कंपनी एमओए के बाहर जाकर करेगी, बियॉन्ड द पावर जाकर करेगी, तो बेटा वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड, वो वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो अगर मैं पूछूं कौन से एक्ट्स वॉइड माने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर वो एक्ट जो एमओए की क्या है? आउटसाइड द बियॉन्ड, आउटसाइड द स्कोप है। जो एमओए के बाहर जाकर करेंगे बेटा वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड पावर्स है। वो एक्ट वॉइड होंगे, किसी भी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलेगा। देखो, मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स। अल्ट्रा वायरस का सिंपली मतलब क्या है? बियॉन्ड देयर पावर। लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, ओनली टू एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर ऑफ द डोर्स। जो कंपनी क्या कर रही है? एक्सेस में वो पावर यूज कर रही है जो उसके लीगल पावर्स, मतलब एक्सेस पावर यूज कर रही है जो उसके पास है ही नहीं। देखो, इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ डोर्स, जो लीगली कंपनी के पास पावर दे रखी है थ्रू एमओए, उसके बाहर जा रही कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। एंड दिस प्री सपोजेस दैट पावर्स इज इन देयर नेचर्स आर लिमिटेड। तो क्या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कंपनी की पावर्स लिमिटेड होती हैं? अच्छा, प्रोप्राइटरशिप में आओ बेटा। प्रोप्राइटरशिप बड़ा फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। पावर्स अनलिमिटेड है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बिजनेस में चेंजेस कर सकता है। बिजनेस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो बेटा वो कभी भी ला सकता है चेंजेस। इवन वो अपना बिजनेस का नेचर चेंज करना चाहे वो भी चेंज कर सकता है। उसकी जो बेटा जो उसकी पावर्स है वो अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड पावर। कंपनी में ऐसा नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट कहां दे रखा है? विद इन एमओए, आपको उसी के दायरे में रहकर काम करना है, उसके बाहर जाकर काम नहीं करना। बोलो, बात समझ आ गई? अभी तक याद हुआ क्या मतलब है अल्ट्रा वायरस का? बियॉन्ड देयर पावर्स। कंपनी की मुझे बताइए पावर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड। और कंपनी को किसके विद इन रहकर काम करना पड़ेगा? एमओए के। इट इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी लॉ दैट ऑब्जेक्ट एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट। कर आप उतना ही काम कर सकते हो जो एक तो एमओए आपको अलाउ करता है, दूसरा आपको एक्ट अलाउ करता है। 10 फार एंड नो फर्दर, उसके बाहर तो कभी जा ही नहीं सकते। इन कॉन्सिक्वेंसेस अंडरलाइन करिए, एनी एक्ट डन, कंपनी ने कोई भी एक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट मेड, या फिर कंपनी ने कोई भी क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। 2 बातें बोल रहा हूं, पहला एनी एक्ट डन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मेड। कंपनी ने कोई एक्ट किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर, जो किसके बाहर है? पावर्स के बाहर है। नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ कंपनी। बट डायरेक्टर्स की पावर नहीं है, कंपनी की पावर्स के बाहर है। जो कंपनी को अलाउ करा गया है थ्रू एमओए, थ्रू एक्ट, उसके भी बाहर जाकर कर रहा है। इज होली वॉइड, ये क्या माना जाएगा? कंप्लीटली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन द लॉ। और ये क्या है बेटा? इनऑपरेटिव। देयरफॉर अंडरलाइन करिए, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर में करो बेटा। कॉन्ट्रैक्ट कौन करती है? कंपनी करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। कंपनी करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। भाई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स है, ह्यूमन बींग्स, वही तो करते होंगे कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी बोलना गलत हो जाएगा। करते हैं कंपनी के नाम पर, बट ह्यूमन बींग से तो करते हैं काम कंपनी में। तो अगर डायरेक्टर लोगों ने कोई ऐसा एक्ट किया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया
ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, जो किसके बाहर है, एमओए की पावर्स के बाहर है। बेटा वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगा वो एक्ट, ना वो एक्ट ना वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बाइंड नहीं करेगा। जो डायरेक्टर ने कहा किया, एमओए को बाहर जाकर किया। तो कोई एक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर ने किया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विच गोज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए, जो कहा है बेटा सॉरी, जो एमओए की पावर्स के क्या है, बाहर जाकर है, वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। आ रही बात समझ? वॉइड का मतलब क्या होता है लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नॉट इनफोर्सिएबल, यही होता है ना बेटा। वैलिड का मतलब क्या होता है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, और वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉट इनफोर्सिएबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं इनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक है जी, आगे देखो। On this account, a company can be restrained from employing its fund or for purpose other than those sanctioned by memorandum. कंपनी के पैसे को बर्बाद नहीं करा जा सकता उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उन एक्ट में जिसके लिए कंपनी की पावर नहीं है। ये तो डायरेक्टर लोग कंपनी के फंड्स को क्या कर रहे हैं, मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर डायरेक्टर लोग कोई ऐसा एक्ट कर दे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दे जिसकी पावर कंपनी के पास है ही नहीं और कंपनी के फंड्स को यूज कर ले, माना जाएगा डायरेक्टर लोग कंपनी के क्या कर रहे हैं, फंड्स को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। Likewise, it can be restrained from carrying on trade different from one which is authorized to carry on. और कंपनी जो ट्रेड कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसके बाहर भी नहीं जा सकती। आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्जेक्ट एजुकेशन है। हम एजुकेशन बिजनेस कर रहे हैं, मोमोज थोड़ी बेचते हैं हम। अरे बोलो, कल को हम फूड बिजनेस करना शुरू कर दे, हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं है, हमारे ऑब्जेक्ट में सिर्फ क्या है, एजुकेशन। इसके बाहर नहीं जा सकते हमें। अगर इसके बाहर जाना है, पहले मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब हमारे पास पावर्स आएंगी, तब हम कर पाएंगे वो चीज। इतनी बात समझ आ गई? द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस दैट कंपनी कैन नाइदर बी सूड, अंडरलाइन करिए बेटा। अब एक बात बताओ, ऊपर मुंह करो बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल होता है। क्या किसी के पार्टी के पास कोई राइट आएगा सू करने का? तो क्या लिखा है, नाइदर पार्टी सूड ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। बेटा वही चीजें बता रहा हूं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, याद मत करना, कोरिलेट करना चीजों को। जब वॉइड है तो क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी sued, क्या नहीं हो सकता, ये sue भी नहीं हो सकता। नोर इट कैन sue on it since the memorandum is a public document, it is open to public inspection। मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक इंस्पेक्शन की जा सकती है इसकी। therefore one deals with a company, जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, is deemed to know, मान लिया जाए टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, कि उसके पास कंपनी की पावर्स की नॉलेज है। इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद अल्ट्रा वायरस, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी। कह रहा आपके पास पावर है कंपनी में, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़ लो, फिर भी अगर बिना पढ़े कंपनी के साथ आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलती किसकी है, आप ही की है। आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी पावर्स कंपनी के पास है ही नहीं, तो भैया वॉइड होगा, किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, सारे लैंग्वेज को छोड़कर जितना मैंने बताया अभी तक, बताओ क्या क्या समझ आया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में? दो वर्ड याद रखना, एनी एक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट डन बाय ए कंपनी, ठीक है जी, जो क्या है, विच बियॉन्ड्स द पावर्स गिवन इन एमओए और एक्ट, जो कंपनी के कंपनीज एक्ट में और मेमोरेंडम में पावर दे रखी है उसके क्या है, बाहर जाकर है, तो बेटा वो एक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और वो एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो नाइदर पार्टी को कोई राइट नहीं मिलेगा, नाइदर पार्टी को स्यू नहीं कर सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सिबल है। अरे बोलो भाई, इतनी ही बात तो पढ़ाई है मैंने, समझ आ गई बात? अब एक इंपॉर्टेंट बेटा मार्क कर लेना, पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करना, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। ये फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना बच्चों, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। अब सुनो बेटा ध्यान से, कंपनी ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ऐसा एक्ट किया जिसकी पावर्स कंपनी के पास नहीं थी, मेमोरेंडम में जिसकी पावर कंपनी के पास नहीं थी, कंपनी ने ऐसा एक्ट किया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी पावर कंपनी के पास नहीं थी, बताइए वो वॉइड है वैलिड है? वॉइड होने के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुलाती है, शेयर होल्डर को बोलती है भाई तुम लोग तो हमारे मालिक हो, ओनर हो, हमने एक ऐसा एक्ट कर दिया जो क्या है, अल्ट्रा वायरस है,
हमने एक ऐसा एक्ट कर दिया जो क्या है, अल्ट्रा वायरस है, और हमारी इंटेंशन नहीं थी वो एक्ट करने की, गलती से हमसे हो गया अल्ट्रा वायरस। हम चाहते हैं तुम इन चीजों को अप्रूव कर दो, इस एक्ट को अप्रूव कर दो। 100% शेयर होल्डर मीटिंग में बैठकर क्या करते हैं, रेटिफाई कर देते हैं। रेटिफाई मतलब अप्रूव कर देते हैं जी, पहले तो ये क्या था, वॉइड था, हम इस चीज को अप्रूव करते हैं, अब ये क्या हो जाता है, वैलिड हो जाएगा। लॉ मेकर कहता नहीं, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड। आप उसको शेयर होल्डर से क्या नहीं करवा सकते, रेटिफाई नहीं करवा सकते, चाहे 100% शेयर होल्डर एग्री कर दे तब भी रेटिफाई नहीं हो सकता। बेटा केस लो यहीं से बनेगा, बार बार बोल रहा हूं, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। जो एक्ट अल्ट्रा वायरस है वो क्या नहीं हो सकता, रेटिफाई नहीं हो सकता। आगे बात समझ। समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज, बस यही तक आप अंडरलाइन करिए, आगे वो ऑल्ट्रेशन की बात बोली गई है, यहां तक आप इसको ब्रैकेट लगा दीजिए जो ऊपर फर्स्ट लाइन बताई थी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें केस हुआ था एशबरे रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875। ठीक है जी, ये केस लो बेटा, समझिए केस में क्या हुआ था। मैं आपको इतने आसान शब्दों में केस लो बताऊंगा कि आपको बस रीड करना रह जाएगा। लास्ट हमारा फॉर्मेशन वाला टॉपिक था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। चलो भाई, अब सुनो, अब कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बेटा लिखना मत, बस देखना एक बार पहले जो आपने बातें मत करो पीछे प्लीज यार। हमने क्या पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में, एनी एक्ट और एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, एनी एक्ट और एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी, मेड बाय कंपनी, जो कहां जा रहा, मेड बाय कंपनी और कहां जा रहा है बेटा ये, विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए, विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए। यही क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। और अल्ट्रा वायरस का मतलब ये एक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट इनफोर्सिएबल हो जाएगा। किसी पार्टी को कोई राइट मिलेगा क्या, कोई स्यू का राइट मिलेगा नहीं। इतनी बात समझ आ गई। लाइव वालों समझ आ रहा है भाई, अरे वो लाइव वालों हाँ ना जल्दी बोलो। यस सर।
केस है बेटा, इसमें केस लो का नाम बताओ क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। सुनो भाई ध्यान से, हुआ क्या था? देखो, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड, ये शॉर्ट में लिख दिया बच्चों मैंने, ये कंपनी थी, ठीक है जी। और इस कंपनी के कुछ क्या थे? ऑब्जेक्ट्स थे। अब ऑब्जेक्ट्स देखिए बेटा क्या क्या थे। कह रहा मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू मेक, टू सेल, टू लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। क्या करना है? बनाना है, सेल करना है, लेंडिंग मतलब हायर पर देना है। किस चीज को? रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। दूसरा, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा इसका काम क्या बेटा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तीसरा काम क्या था? परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। और लास्ट क्या था? टू परचेज एंड सेल एंड मर्चेंट्स और एजेंट्स, कोयल, टिम्बर्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ये इसके चार ऑब्जेक्ट थे। चार ऑब्जेक्ट एक बार दोबारा बोलिए बच्चों। पहला क्या था? टू मेक कॉमा सेल कॉमा लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। दूसरा बेटा, टू कैरी ऑन, बताओ, ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यही था, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। चलो मैं दो ही मानकर चलता हूं, अभी और दो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, ये एशबरी रेलवे कैरेज एंड कंपनी लिमिटेड के ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। इस कंपनी को बेटा क्या हुआ, एक बेल्जियम गवर्नमेंट है बेटा, बेल्जियम गवर्नमेंट ने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कौन सी गवर्नमेंट ने? बेल्जियम गवर्नमेंट ने किसको काम दिया? एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड को क्या दिया? एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला कि हमारे यहां रेलवे लाइंस बिछानी है। क्या बिछानी है भाई? रेलवे लाइंस बिछानी है। आप हमारे यहाँ क्या करिए, रेलवे लाइंस बिछा दीजिए। दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब जो एशबरी रेलवे कैरेज है वो करी जी, रेलवे लाइंस बिछाना तो हमारा क्या है, काम है ही नहीं वैसे, बोलो। इनसे पहले इनके दिमाग में ये बात आती, इससे पहले इनको ये पता था कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। इन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि हमारे बिजनेस में आता नहीं आता। इन्होंने एक वर्ड पढ़ लिया था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। इन्होंने सोचा जनरल कॉन्ट्रैक्टर में सब कुछ आ जाता है, मतलब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वो इस चीज को बेटा मिसअंडरस्टूड करके, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड होगा उसी चीजों से जो बेटा क्या है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, उससे रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये थोड़ी कल को तुम्हें कैंटीन ओपन करने के लिए काम मिल जाएगा, तुम कैंटीन में ओपन कर दोगे, ठीक है। उनको लगा कि हमारे पास ये पावर है, बट उन्होंने देखा कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत सारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने डील तो कर ली किसके साथ? बेल्जियम गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने बाद में कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, उसका नाम था रिची। उसको बोला तेरे को हम ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं, मतलब तेरे को दे दे रहे हैं, तू काम कर, ठीक है जी। प्रॉफिट क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। समझ आया लॉजिक? बेल्जियम गवर्नमेंट ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? एशबरी रेलवे कैरेज के साथ। एशबरी रेलवे कैरेज ने वो काम आगे किसको असाइन कर दिया? रिची को। रिची कहता है मैं कर तो दूंगा, पैसे नहीं है भाई, कर तो दूंगा बट पैसे नहीं है। तो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड ने बेटा क्या करा, फंड्स देने की बात आई। किसकी बात आई? फंड्स देने की बात आई। इन्होंने क्या करा, फंड्स भी दे दिए इसके लिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिए, साथ में क्या कर दिए, फंड्स दे दिए, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। अब ये बात शेयर होल्डर को पता लगी,
शेयर होल्डर के पास ये मैटर गया एज पर रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड के। उन्होंने बोला भाई शेयर होल्डर ने तुमने तो क्या कर दिया, अल्ट्रा वायरस काम कर दिया, तुम्हारे पास तो पावर थी ही नहीं। क्या ये तुम्हारे पास पावर है ही नहीं? कौन सी पावर? ये एज पर रेलवे कैरेज वाले क्या दे रहे हैं बेटा? फंड्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फंड्स दे रहे हैं रिची को। अब वो कह रहे हैं हम फंड्स किसके लिए दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा रेलवे लाइंस, उसके लिए दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट तो रेलवे लाइंस है ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट तो क्या है? मेक सेल लैंड ऑन हायर और बिल्ड रेलवे कैरेज एंड वैगन्स है। इसके अलावा बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का है। बट रेलवे एज पर रेलवे कैरेज का कहना है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर में सब कुछ आ जाता है। तो भैया वहां पर क्लियर करा गया जनरल कॉन्ट्रैक्टर में सब कुछ नहीं आ जाता। आ रही बात समझ? मतलब एज पर रेलवे कैरेज ने फंड्स दे दिए, अल्ट्रा वायरस काम कर दिए, बाद में शेयर होल्डर से अप्रूव करवाने गए, शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं करा। अरे बोलो भाई, शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं करा इस चीज को। शेयर होल्डर ने मना कर दिया जी हम फंड्स नहीं देंगे बिकॉज आप गलत काम कर रहे हो, आप सही काम नहीं कर रहे। फिर एज पर रेलवे कैरेज ने किसको बोला? रिची को, भाई पैसे दो। फिर हमारे शेयर होल्डर तो ये टास्क के लिए क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर रहे हैं जी हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें क्या दे दो? पैसे वापस दो। रिची कहता है नहीं भाई पैसे क्यों वापस करो? ऋषि कह रहा है पैसे क्यों वापस करो? तो कुल मिलाकर यहां पर ये डिसाइड हुआ था कि जो ये एज पर रेलवे कैरेज जो फंड्स दे रहा है ऋषि को, मुझे बताइए ये अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए दे रहा है या वैलिड एक्ट के लिए दे रहा है बेटा? अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। ये फंड्स तो दे दिए बट फंड्स रिकवर नहीं हो पाएंगे कायदे से। क्यों? क्योंकि वॉइड है। ये एक्ट क्या है? वॉइड है। समझ आ रही है बात? ये देखिए बेटा पूरे केस लो में यही हुआ था। इसके ऊपर बेटा डॉक्ट्राइन लगाया गया एज पर रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड में। ये बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची। डायरेक्टर लोगों ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? रिची के साथ। फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। कौन फाइनेंस करेगा? कंपनी फाइनेंस करेगी। किसको? रिची को। यही हो रहा है। एंड कंपनी फर्दर रेटिफाई दिस एक्ट ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी बाद में किससे रेटिफाई करवा रही है? शेयर होल्डर से। कंपनी हाउएवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? अल्ट्रा वायरस था। रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिची ने बोला तुमने मेरे साथ गलत करा है कॉन्ट्रैक्ट करके, अब तुम क्या कर रहे हो? पीछे हट रहे हो। किसने बोला? रिची ने। किसको? एज पर रेलवे कैरेज को। तुम पीछे हट रहे हो। His contention was that contract was well within the meaning of the words general contractor. उसका कहना था ये पावर्स हमारे पास है क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर। एनहांस विद इन पावर्स। मोर एवर इट हैज बीन रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने मान लीजिए इसको क्या कर दिया, अगर रेटिफाई भी कर दिया। हाउएवर इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। कोर्ट ने बोला नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है ये? वॉइड है। एंड इट सेड दैट टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर्स। कह रहा जनरल कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द मत पढ़िए। कह रहा वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर किसके साथ लिखा हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। कह रहा उसके संदर्भ में पढ़िए आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर कल को तुम क्या करोगे? वेडिंग प्लानर का काम थोड़ी शुरू कर दोगे। तुम कोई भी क्या करोगे? वेडिंग प्लानिंग वाला काम शुरू कर दोगे, बोलोगे जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सब कुछ कर सकते हैं। कह रहा वो किसके साथ लिंक है बेटा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। So it is the term general contractor was not so interpreted it would authorize the making of contract of any kind and every description. So a ultra virus contract never be made binding on company. ये बात हमें पता है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाइंडिंग नहीं होता। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस। उसको आप अल्ट्रा वायरस से क्या नहीं कर सकते? इंट्रा वायरस नहीं कर सकते, रेटिफाई करवाकर, अप्रूव करवाकर शेयर होल्डर से। समझ आ गई बच्चों बात? ये लीजिए बच्चों कंप्लीट हो गया ये। समझ आ गई बात? तो कुल मिलाकर डिस्प्यूट किसके बीच में था बताइए? एज पर रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के बीच में। रिची कह रहा है भैया क्या है ये? बोलो। रिची कह रहा है वैलिड है ये, कंपनी कह रही वैलिड नहीं है ये। ठीक है। और रिची कह रहा है भैया कॉन्ट्रैक्ट तुमने ब्रीच करा। एज पर रेलवे कैरेज कहती है हमने ब्रीच नहीं करा बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से क्या था? ये वॉइड था ये। समझ आ गई बात? देखो जी आगे बढ़ो। पहला डॉक्ट्राइन हमारा कंप्लीट होगा जिसका नाम क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। दूसरा डॉक्ट्राइन है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कहाँ है बेटा बताना पेज नंबर? अच्छा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ही नहीं। बस इतना सा है।
अब बेटा दो डॉक्ट्राइन साथ पढ़ा रहा हूं, पहले कौन सा डॉक्ट्राइन हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया, अब कौन सा डॉक्ट्राइन पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्राइन कहता है जब मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी के पास इनिशियली रजिस्टर्ड करवा देते हैं हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एमओए एंड एओए फाइल करते हैं, वो क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंड देयरफॉर कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन, उसको कोई भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इतनी बात समझ आ गई। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, कंपनी प्रिजम्पशन लेकर चलती, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ी गजब बात बोल रहा है, कह रहा है कंपनी का एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है वो किसको पढ़ सकता है डील करने से पहले, अल्ट्रा वायरस क्या कहता था बताओ, जो भी मेमोरेंडम के बाहर जाकर काम होगा वो अल्ट्रा वायरस वॉइड होगा, यही पढ़ा था ना हमने। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है इसलिए वो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस ना हो, इसलिए कोई भी अगर आए कंपनी के साथ डील करने वो खुद ही क्या कर ले, मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ ले कि हम जो कर रहे हैं वो विद इन पावर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह से वो क्या कर सकता है, हर एक डॉक्यूमेंट को हमारे रीड कर सकता है, बिकॉज एमओए और एओए क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और अगर वो बिना पढ़े डील करता है तो गलती हमारी नहीं, गलती किसकी है, उसी आउटसाइडर की गलती है। कल को अगर मान लीजिए उसने बिना नॉलेज के एमओए एंड एओए को डील बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट कर ले कंपनी के साथ, और कोई फॉर्मेलिटी मिसिंग रह गई कंपनी में आर्टिकल मेमोरेंडम की उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो बताओ कंपनी लायबल या आउटसाइडर लायबल, आउटसाइडर लायबल, बिकॉज ये डॉक्ट्राइन कहता है मैं तो मानकर चल रहा हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी कह रही है जी मैं तो मानकर चल रही हूँ आउटसाइडर को पहले से सब कुछ पता है, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा। बताइए बात समझ आई। देखिए सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय रजिस्ट्रार। क्या बोल रहा है, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय रजिस्ट्रार, जो भी डॉक्यूमेंट किसके पास होते हैं, रजिस्ट्रार, उसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी, और मेक ए रिकॉर्ड ऑफ सेम, और बेटा कोई भी उसका क्या बना सकता है, रिकॉर्ड, और गेट ए कॉपी, और बेटा उसकी कॉपी भी ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो डॉक्यूमेंट के, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का एमओए, कोई कंपनी का एओए, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का क्या कर सकते हैं आप, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से पढ़िए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार इट बिकम्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। अंडरलाइन करिए, एक बार जब मेमोरेंडम और आर्टिकल किसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रार के पास, ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, और बेटा वो क्या अवेलेबल है, इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस, कोई भी पर्सन नॉमिनल सी फीस देकर क्या कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 कॉन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। सेक्शन 399 क्या कहता है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट। क्या बोल दिया, देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, ये क्या बनती है आपकी ड्यूटी बनती है, कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है वो क्या कर ले भाई, उसके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले, एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कन्फर्मिटी विद देयर प्रोविजंस, और मेक श्योर, ये श्योर भी कर ले कि भैया उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है, उसके मेमोरेंडम के पावर्स के विद इन है, जो वो काम कंपनी के साथ कर रहा है वो कंपनी के पावर्स में है। बट वेयर अ पर्सन रीड्स देम और नॉट, इट विल बी प्रिज्यूम दैट, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, कंपनी प्रिज्यूम कर लेती है ही नोज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि उसको कंटेंट पहले से पता है, एंड दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी प्रिजम्पशन को क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक बार दोबारा बताएंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या, बताओ। कोई भी, पहली बात तो एमओए और एओए जब हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और इन डॉक्यूमेंट की कोई भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा इट इज ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर, या आउटसाइडर की ड्यूटी बनती है कि भैया वो क्या करे, इंस्पेक्शन करके आए, रीड करके आए, अगर वो नहीं रीड करके आता उसकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी तो प्रिज्यूम करके चलती है कि आउटसाइडर को सारा कंटेंट पता है। इसी प्रिजम्पशन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
कंस्ट्रक्टिव नोटिस से meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the content. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? आपने चाहे रीड करा या ना करा, कंपनी तो क्या लेकर चल रही है? प्रिजम्पशन लेकर चल रही है कि आपको कंटेंट पता है भाई. He is not only presumed to have read the document and is also understood in their perspective. कह रहा आपने सिर्फ रीड नहीं करा, हम ये मानकर चलेंगे, हमें लगता है आपने रीड भी करा, आपने समझ भी लिया है. ये सब बेटा हवा में चल रहा है, रियल नहीं. कंपनी क्या लेकर चल रही है? प्रिजम्पशन लेकर चल रही है कि आपने ऐसा कर लिया होगा. एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद नोट ओनली हैज कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कह रहा आपके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो है ही, विचार मतलब आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है एमओए का, एओए का, हर वो डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रार के पास है. हम मान के चलते हैं जो जो डॉक्यूमेंट अपने रजिस्ट्रार को दिए थे वो सब आपने पढ़ लिए हमारे साथ डील करने से पहले. सो इफ ए पर्सन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी. अब अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है जो किसके बाहर है? मेमोरेंडम के बाहर है. अरे बोलो भाई, मेमोरेंडम के बाहर है. अब वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकती. वो अल्ट्रा वायरस हो गया, वो क्या हो गया? बट वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकती. ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट. उसको कोई भी राइट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता. कंपनी क्या बोल रही है? मैं तो प्रिज्यूम करके चल रही हूं, तेरे को सब कुछ पहले से पता है. नहीं पता तेरी मिस्टेक है, हमें क्या पता. आ रही बात समझ? तो मतलब ये डॉक्ट्राइन किसको सेव करता है? लिखो बेटा, डॉक्ट्राइन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी. बुक में लिख लो बेटा इस डॉक्ट्राइन के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी. Doctrine of constructive notice operates in favor of company and operates against outsider. सर हाँ जी. सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में भी सर ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा था कि वन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी. हाँ तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को वहीं पर लिंक कर रखा था जब हमने स्पेसिफिकली हमें ले जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? स्पेसिफिकली हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने क्यों बनाया सर? उसमें अल्ट्रा वायरस में ऑलरेडी दे रखा है कि अगर बेटा वो तो अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक अलग चीज है, अल्ट्रा वायरस एक अलग चीज है. अल्ट्रा वायरस को समझाया पहले, बट उसके लिंक वहां पर अगर सिर्फ उसका एक हल्का सा रेफरेंस दिया था कि पता होना चाहिए, बट पूरी बात तो नहीं बताई थी ना मैंने भी कि पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए. वो सारी बातें कहाँ लिखी है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में. तो वो कंस्ट्रक्टिव जो अल्ट्रा वायरस में रेफरेंस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का था, इसलिए बताया अलग से ये. और सर एक और सर, हाँ जी. सर 5.26 पे सर आखिर में जो दे रखा है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. हाँ सर उसी के नीचे दे रखा है कि एक्ट व्हिच मैंने पढ़ाया नहीं बेटा वो वाला पॉइंट, मैंने बोलता ना ऊपर तक पढ़ लो, वो अल्ट्रेशन की बात है. सर हाँ तो जब वो रेटिफाई कर नहीं सकते तो सर फिर बाद में अल्टरेशन कैसे कर देना? इसका मतलब अगर जब ऑल्ट्रेशन बाद में नहीं होती, पहले होती बेटा. अगर कोई एक्ट आप कर रहे हो जिसकी पावर आपके पास नहीं है, पहले ही आप ऑल्टर कर लो उसको, तो फिर अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ ना. मेरे पास कोई काम करने की पावर नहीं, मैं पहले ही मेमोरेंडम को ऑल्टर करके पावर इंसर्ट कर दूं वो वाली, फिर वो काम करूं, फिर वो अल्ट्रा वायरस नहीं रह गया ना, बिकॉज मेरे पास पावर आ गई है. तो सर हम अच्छा इसके मतलब बाद में नहीं कर सकते? बाद में नहीं, पहले करते हैं अल्ट्रेशन. ओके सर. तो बेटा मैं 2 लाइन लिखवा रहा था, डॉक्ट्राइन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी एंड ऑपरेट्स अगेंस्ट आउटसाइडर. लिख लिया ये? अच्छा एक बात बताओ, अल्ट्रा वायरस याद हो गया? बताना अल्ट्रा वायरस क्या था? कोई एक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया जो किसके बाहर है? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम. वो क्या होता है? अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड, वॉइड का मतलब नॉट इनफोर्सिएबल, और उसमें किसी भी पार्टी को कोई भी राइट नहीं मिलेगा. उसी से लिंक करके कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ो कि वो जो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको पहले से क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए मेमोरेंडम आर्टिकल्स की, उसको पता होना चाहिए कंपनी की पावर्स, लिमिट्स पता होनी चाहिए. और अगर वो बिना पढ़े कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम तो मानकर चल रहे हैं, प्रिज्यूम करके चल रहे हैं उसको पता है, चाहे उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो उसकी गलती है, हम तो मानकर यही चल रहे हैं उसको पता है. बेटा इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस. जो कंपनी प्रिज्यूम करके चलती है उसको क्या बोला गया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस. देयरफॉर
वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड हो जाएगा, बट क्या आउटसाइडर को कोई रेमेडी मिलेगी? नहीं। इसलिए मैंने क्या लिखवा है, डॉक्ट्राइन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी। कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी, कंपनी क्या बोलेगी, मैंने तो पहले ही बोल रखा है भाई, प्रिज्यूम करके चल रहा हूं, जो भी आउटसाइडर आएगा उसको पहले से कंटेंट पता होगा। नहीं पता तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। आ रही बात समझ? मतलब कंपनी ने सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डॉक्ट्राइन में हाथ खड़े कर दिए, इसलिए डॉक्ट्राइन किसको हेल्प कर रहा है? कंपनी को हेल्प कर रहा है। किसके अगेंस्ट आ रहा है? आउटसाइडर के। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? बोल। हाँ जी। हाँ बेटा, वो मुद्दा ये था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो इनफोर्सेबल है नहीं है, वो मुद्दा था वहां पर। मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वॉइड था, इनफोर्सेबल था, नॉट इनफोर्सेबल है, ये मुद्दा था उसमें। अब देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक बात बताओ, ऐसे तो एक बात एग्जांपल सुनना, ऐसे तो कंपनी फ्रॉड नहीं कर लेगी आउटसाइडर के साथ। कंपनी कहती है कि आप तुम्हें पता होना चाहिए आउटसाइडर को सब कुछ। कंपनी जानबूझकर खुद क्या नहीं करेगी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेगी मेमोरेंडम की, अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और बाद में क्या बोलेगी, तुम्हें पढ़कर आना चाहिए था। और आउटसाइडर कहता है मैं हर एक चीज कैसे पढ़ लूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन आई डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसकी क्या आई बेटा, कि हर बार कंपनी को फेवर करना, कंपनी को प्रोटेक्ट करना गलत है। कुछ केस में किसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? आउटसाइडर को। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ, लिखा हुआ बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है बताइए? एक्सेप्शन है किसकी? कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। समझ आई बच्चों बात? अब इसमें आउटसाइडर कहता है मैं भी एक प्रिजम्पशन लेकर चलूंगा। आउटसाइडर कहता है मैं भी प्रिजम्पशन लेकर चलता हूं कि जितनी भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी ने कंप्लाई कर दी होंगी, मुझे पढ़ने की नीड नहीं है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कौन प्रिजम्पशन लेकर चल रहा था? कंपनी की। आउटसाइडर पढ़ चुका है, आउटसाइडर समझ चुका है, आउटसाइडर को सब पता है। इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर कहता है मैं भी प्रिजम्पशन लेकर चलता हूं कि तुमने सब कुछ एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड, तुमने सब कुछ मोटा माटी पूरा कंप्लीट कर दिया होगा। और जहां पर मुझे लगा कि तुम फ्रॉड करने की इंटेंशन से मेरे साथ काम कर रहे हो, इंडोर मैनेजमेंट कहता है मैं किसको हेल्प करूंगा? आउटसाइडर को। कंपनी को हेल्प नहीं करूंगा। अगर कंपनी अपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या उठाए, फायदा उठाए, मिसयूज करे उसको, और फ्रॉड करने की इंटेंशन से काम करे, किसके साथ? आउटसाइडर के साथ। तो ये डॉक्ट्राइन हेल्प करता है आउटसाइडर को। समझ आया लॉजिक? क्यों आया डॉक्ट्राइन ये? ताकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हर बार कंपनी क्या ना उठाए, फायदा ना उठाए, मिसयूज ना कर ले। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हाँ जी, क्या बोला? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बेटा क्या है? एक्सेप्शन है किसकी? कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। द अफोरसेड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ इंटरनल अफेयर्स। ये कहता है जी कैसे इतना तुम कॉन्फिडेंटली प्रिजम्पशन लेकर चल रहे हो, आउटसाइडर को पता होगा। कह रहा फॉर इंस्टेंस एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मेमोरेंडम, आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल रिलेटेड फॉर्मेलिटी फॉर डूइंग द एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। कह रहा आउटसाइडर को इतना पता है कंपनी के पास पावर्स है करने की, क्योंकि एमओए में लिखा है, बट उसकी जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो कौन करेगा? वो तो कंपनी पूरी करेगी ना, वो आउटसाइडर थोड़ी करवा देगा। आउटसाइडर कहता है मैंने पढ़ लिया तुम्हारा मेमोरेंडम, तुम्हारे पास मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या है, पावर्स तो है, बट इंटरनल जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। अगर तुम पूरी ना करो और कल को चिल्लाओ क्या, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हेल्प हेल्प हेल्प, तो भैया कह रहा फिर मैं कहां जाऊंगा? हर बार तुम कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगा दोगे तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता लग गया ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी मेरे साथ कर रही है इसकी पावर कंपनी के पास है, पर इंटरनल रिक्वायरमेंट तुम्हें खुद पूरी करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करूंगा। और तुम पूरी खुद नहीं करते तो भैया ये डॉक्ट्राइन इंडोर मैनेजमेंट कहता है मैं आउटसाइडर को हेल्प करूंगा, इस बार कंपनी के अगेंस्ट जाऊंगा, बिकॉज कंपनी की भी ड्यूटी बनती है इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की। समझ आ रही बात? आगे देखो,
इसके ऊपर केस था बेटा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रैकवेंड। बेटा बिल्कुल सिंपल है, सुनना ध्यान से सुन लो बेटा, एक एग्जांपल सुन लो बेटा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रैकवेंड ये केस हुआ था। ऊपर मुंह करो बच्चों। मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेता हूं, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं। अब लोन देने की पावर, एक कंपनी से मान लो मैंने लोन ऑब्टेन करा। अब कंपनी को लोन देने की पावर्स है, मुझे पता है लोन देने की पावर्स किसके पास है। मैंने उसके मेमोरेंडम को पढ़ लिया, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला काम कर लिया मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंगली मैंने एमओए पढ़ा, उसमें लिखा था कि कंपनी लोन दे सकती है जी, इसलिए मैं कंपनी से क्या कर रहा हूं, लोन ऑब्टेन कर रहा हूं। बट उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स कुछ हो रहा है कि वहां पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, एक सीएस भी साइन करेगा, लिखा हुआ है इंटरनल। अब ये तो आउटसाइडर की जिम्मेवारी नहीं है कि वो 2 डायरेक्टर से साइन करवाए और एक सीएस से साइन करवाए, ये तो किसको करवाना पड़ेगा, कंपनी को करवाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मैं कोई सिक्योरिटी के तौर पर कोई बॉन्ड साइन करके दे रहा हूं, या कोई फॉर्मेलिटी कंपनी की तरफ से भी बची हुई है और कंपनी की तरफ से फॉर्मेलिटी बची है, उसमें मान लीजिए लिखा गया कि 2 डायरेक्टर के, एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन चाहिए और वो साइन ना हो, तो मुझे बताइए आउटसाइडर गलत कर रहा है कुछ? आउटसाइडर ने तो पावर चेक कर ली, कंपनी के पास पावर थी, फिर भी क्या हुआ, कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स अपनी पूरी नहीं करी। अब बताओ कौन हेल्प करेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या इंडोर मैनेजमेंट? इंडोर मैनेजमेंट कहता है मैं हेल्प करूंगा आउटसाइडर को। यही केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रैकवेंड। मतलब जहां पर बेटा एक बॉन्ड साइन करके देना था, उस बॉन्ड पे 2 डायरेक्टर के साइन होने थे, एक सेक्रेटरी के साइन होने थे, बट उसमें साइन नहीं थे। अब मुझे बताओ आउटसाइडर को कैसे पता है 2 डायरेक्टर एक सेक्रेटरी साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने लोगों को साइन करने की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन ऑथराइज है, ये बातें एमओए में नहीं लिखी। एमओए में मोटा माटी बस क्या लिखा था, पावर्स लिखी थी कि लोन लेने वाले ट्रांजैक्शन अलाउड है, वो तो कह रहा है मुझे पता है, बट इंटरनल प्रोसीडिंग जो तुम्हारी है 2 डायरेक्टर एक सीएस वाली, वो तुम पूरी करोगे ना, और तुम नहीं पूरी कर रहे तो तुम कौन से डॉक्ट्राइन की हेल्प नहीं ले सकते, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की हेल्प नहीं ले सकते। वहां पर कौन सा डॉक्ट्राइन लग जाएगा, इंडोर मैनेजमेंट। और किसको हेल्प मिलेगी, आउटसाइडर। आई होप क्लियर होगी बेटा तीनों डॉक्ट्राइन। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों लाइव वालों समझ आ रहा है, लाइव वालों? यस सर। चलो अब 3 एक्सेप्शन हो रहा है बेटा, ओवर है। फिर उसके बाद कह रहा एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कह रहा जी कहां पर इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता। पहला कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ऊपर मुंह करो बेटा, आपको पहले से पता था 2 डायरेक्टर एक सीएस के साइन चाहिए, फिर भी एक डायरेक्टर के साइनर है, फिर भी तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो बॉन्ड, ये सोचकर कि मेरे को कौन हेल्प करेगा, इंडोर मैनेजमेंट। कह रहा जब तुम्हें पता है कि सामने खड्डा है, फिर तुम भी जानबूझकर क्या कर रहे हो, गिर रहे हो। गिरूंगा, एमसीडी वाले आएंगे, एक फिल्म बनाएंगे, आज तक वाले दिखाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। कह रहा वो नहीं चलेगा। जब तुम्हें इरेगुलरिटी के बारे में, हम तो तुम्हें इनोसेंट मानकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर तुम्हें पहले से ही पता है इन चीजों का, तो तुम उस ट्रांजैक्शन में क्या मत करो, एंटर करो ही मत। और कंपनी को बोलो भाई 2 डायरेक्टर के साइन से 2 का करवाओ, एक ही क्यों करवा रहे हो। तो कह रहा है ऐसे भैया जगह हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, जहां पर तुम्हें पहले से नॉलेज थी इरेगुलरिटी की, फिर भी तुम डील कर देते हो, मतलब तुम्हारी गलती है, गड्ढा है, जानबूझ के कूद रहे हो ये सोचकर कि हम बचाने आएंगे। कह रहा वो नहीं चलेगा। दूसरा सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। पहले वाले में कह रहा नॉलेज थी, दूसरे वाले में कह रहा नॉलेज नहीं थी, डाउट था। आउटसाइडर को डाउट लग रहा था कि यार 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए, फिर भी कितने के साइन है, एक के, फिर भी डील कर दे रहा है। कह रहा कायदे से जब तेरे को डाउट है तो क्या कर ले, इंक्वायरी कर ले प्रॉपर, उसके बाद डील कर। पर तो फिर भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये सोचकर कि कौन बैठा है, इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट कहता है अब मैं नहीं बैठा, अब तेरी हेल्प नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे को पहले पता था गड्ढा है फिर भी गिरा, अब तेरे को डाउट है गड्ढा हो सकता है, फिर भी तू क्या कर रहा है, देख रहा है कि मैं देखूं गिरता हो नहीं गिरता। कह रहा भैया हम फिर हेल्प नहीं करेंगे तुम्हारी। समझ आ रहा लॉजिक? और तीसरा लास्ट फोर्जरी। अगर बेटा फोर्जरी का केस है, ये डॉक्ट्राइन इरेगुलरिटी के ऊपर लगता है, फोर्जरी के ऊपर नहीं लगता। ये डॉक्ट्राइन कहां लगता है, जो आउटसाइडर को इरेगुलरिटी नहीं पता उसके ऊपर लगता है, फोर्जरी के ऊपर नहीं लगता। इन तीनों एक्सेप्शन में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हेल्प नहीं करेगा। चलो जी एक बात बताओ, पहले मैंने आपको क्या समझाया, अल्ट्रा वायरस, फिर मैंने क्या समझाया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन क्या बताई, इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको फेवर करता है, कंपनी को, अगेंस्ट आता है आउटसाइडर के। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को फेवर करता है और कंपनी के अगेंस्ट आता है। और 3 केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता एक्सेप्शन में। पहला, आपको इरेगुलरिटी के बारे में पता है,
या इरेगुलरिटी के बारे में डाउट है या फिर फोर्जरी वाला केस है, वहां पर तीनों जगह कौन हेल्प नहीं करेगा? इंडोर मैनेजमेंट ओवर बेटा तीनों डॉक्ट्राइन। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा फोर्जरी मतलब फ्रॉड्स की बात हो रही है। ये डॉक्ट्राइन किसको प्रोटेक्ट करता है, किस चीज के लिए आया है? जो इनोसेंट को इरेगुलरिटी इंटरनल वाली नहीं पता उसके लिए कवर्ड करा गया, डॉक्ट्राइन बनाया गया। ये डॉक्ट्राइन फोर्जरी के लिए नहीं बनाया गया। बताओ बात समझ आ गई? पक्का? अब बेटा पेज नंबर निकालिए 5.5 पर। फाइव पॉइंट फाइव पर आइए। आ गए? अब मुझे एक बात बताइए, एक लास्ट टॉपिक बचा बच्चों, कॉर्पोरेट व्हील। सारे ओवर हो चुका टॉपिक, 3 डॉक्ट्राइन हमने पढ़ लिए, लास्ट टॉपिक ये है। एक बात बताओ, अब इतना कुछ पढ़ लिया, बेसिक सा सवाल है, कंपनी के डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? बीओडी। कंपनी में सारे डिसीजन कौन लेता है? बट बीओडी अपने नाम पर लेती है, काम करती है, या कंपनी के नाम पर करती है? तो लाइबिलिटी कंपनी की आती है, बीओडी की आती है? मतलब बीओडी की लाइबिलिटी नहीं आती, लाइबिलिटी किसकी आती है? तो ऐसा भी तो हो सकता है बीओडी इस चीज का गलत फायदा उठा दे, फ्रॉड कर दे कंपनी के नाम पर, ये सोचकर लाइबिलिटी मेरी तो है ही नहीं। इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया कॉर्पोरेट व्हील। कह रहा है मानकर चलते हैं जी, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड होती है। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इनकी लाइबिलिटी नहीं है, ये तो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं। तो लाइबिलिटी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में किसकी आएगी? कंपनी की आएगी, इनकी क्यों आएगी? बट अगर पता लग जाए कि ये जानबूझकर इंटेंशनली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कंपनी के नाम पर क्या लाइबिलिटी आ रही है, और करने वाले पीछे ये हैं और कंपनी को फंसा रहे हैं, तो कह रहा फिर वहां पर हम क्या करेंगे? कंपनी को पनिश ना करके इनको पनिश करेंगे, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड से फिर हम क्या कर देंगे? अनलिमिटेड कर देंगे। वैसे हमेशा आपने फीचर पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, कंपनी में क्या होती है? फीचर लाइबिलिटी। अब उसकी एक्सेप्शन बता रहा हूं, समझ लेना बच्चों। लिमिटेड लाइबिलिटी की क्या बता रहा हूं, कब कब वो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं, कब कब वो लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये समझा रहा हूं। आ रही है बात समझ? तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कंपनी और पीछे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, बेटा सुनो ध्यान से, कंपनी और मैनेजमेंट के जो लोग पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, उनके बीच में एक पर्दा होता है। उसके बीच में क्या है? वो पर्दा है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी को चला रहे हैं, बट नजर नहीं आते। वो कंपनी के नाम से कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के नाम से सारे डिसीजन लेते हैं। पर कह रहा है जहां पर वो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए काम करेंगे तो पर्दा लिफ्ट कर देंगे, पर्दा उठा देंगे और देखेंगे रियल में कौन वो डिफॉल्टर्स है, और उन्हीं को फिर हम लास्ट में क्या करेंगे? पनिश करेंगे। समझ आ गई बात? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है? कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनीज आइडेंटिफाई सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। कंपनी मेंबर से अलग होती है। कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू कॉन्सेप्ट दैट मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज आर्टिकल। और मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड रहती है हमेशा। If the company incurs any debt or contravenes any law, corporate will concept implies that members should not be liable. कंपनी को कोई भी कंपनी का डेट है, कोई भी कंपनी की लाइबिलिटी है, बताओ लाइबिलिटी किसकी मानी जाएगी? कंपनी की मानी जाएगी। मेंबर शुड नॉट बी लाइबल, उसके लिए कौन लाइबल नहीं होगा? मेंबर लाइबल नहीं होगा, बिकॉज लाइबिलिटी किसकी है? वो कंपनी की। इन अदर वर्ड्स दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसल्टेशन। और बेटा मतलब उनको फायदा मिलता है कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। जहां जहां पर कंपनी के नाम पर एक्ट हो रहा है, लाइबिलिटी किसकी आनी है? कंपनी की आनी है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी कोई भी नहीं आनी। यही मतलब है। बट आगे देखिए अब, हाँ जी, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब देखो। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। नीचे आइए डायरेक्ट, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग अभी ऊपर आप क्या पढ़ रहे थे? कॉर्पोरेट व्हील कि भैया कंपनी की एक्ट्स के लिए कंपनी की लाइबिलिटी आती है, बट कई बार वो कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर देंगे? लिफ्ट कर देंगे। कई बार वो कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर देंगे? लिफ्ट कर देंगे।
द फॉलोइंग आर द केस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कुछ केस में ऐसा पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ क्या करेगा, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड कर देगा। एंड कंपनी इज ए लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। अभी डिसरिगार्ड करने का मतलब, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कंपनी अलग है मेंबर अलग है, और कंपनी की लायबिलिटी आती है कंपनी के एक्ट्स के लिए, मेंबर्स की नहीं आती। अब हम कुछ ऐसे सरकमस्टांस पढ़ेंगे कि लायबिलिटी कंपनी की नहीं, किसकी याद आएगी, मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की, पर्सनली याद आएगी। वो कॉर्पोरेट विल क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट। कुछ केस दे रखे बेटा। पहला केस टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दूसरा टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, दूसरा टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, और फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज ए एजेंट, और लास्ट कंपनीज फॉर्म्ड फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट द लॉ। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला केस कौन सा है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी वेदर टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। अच्छा, कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन हो जाता है बेटा उसके पर्सन से। कंपनी का कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है उसको चलाने वाले से, कि वो एनिमी वाला काम कर रहा है या फिर फ्रेंड वाला काम कर रहा है। इस केस में बेटा नाम देखो केस का, डायलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इसमें हुआ क्या था, इसमें कुछ पर्सन थे बेटा, इसमें कुछ पर्सन थे जो दूसरे देश के जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, हमारा रिलेशन कौन सा, जनरली एनिमी वाला रिलेशन है। जनरली एनिमी मतलब दुश्मन देश माना जाता है, पाकिस्तान दुश्मन देश माना जाता है। अब उसके कुछ लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं कंपनी बनाकर, और इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान में कंपनी बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। तो करेक्टर देखा जाएगा कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं देश के लिए, उस देश के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो कहीं एनिमी वाला रोल तो नहीं प्ले कर रहे। अगर कहीं पता लगे कि वो कहां कर रहे हैं, देश में एनिमी वाला रोल प्ले कर रहे हैं, तो बताओ कंपनी को पनिश करेंगे, उसके बिहाइंड पिक्चर में जो चलाने वाला उसको पनिश करेंगे। समझ आई बात। तो अगर मान लीजिए हमारा पाकिस्तान का बंदा यहां पर आकर बिजनेस कर रहा है और कंपनी बना रहा है, या फिर हमारा बंदा वहां जा रहा है, और डिपेंड करता है वो काम कैसा कर रहा है। अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे देश को कोई फायदा नहीं है, कोई इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं है, बट वो एनिमी कैरेक्टर वहां रोल प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो कंपनी नहीं कर रही बेटा। कंपनी तो बस क्या कर रही है, एक मोहरा है, कंपनी तो एक फेस है, पीछे कंपनी को चलाने वाले तो वो इंडिविजुअल लोग हैं जो यहाँ के रेजिडेंट है, पाकिस्तान में जाकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बंदे यहाँ आकर काम कर रहे हैं। तो उनको बेटा क्या कर दिया जाए, कंपनी को एनिमी कैरेक्टर देकर किसको पनिश करा जाएगा, कंपनी के बिहाइंड पिक्चर्स में जो लोग हैं उनको पनिश करा जाएगा। क्या लग गया यहाँ पर, कॉर्पोरेट व्हील है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जहां पर कॉर्पोरेट व्हील हटा दे, कंपनी की लायबिलिटी को छोड़कर उसके बिहाइंड पिक्चर्स में जो है उसको पनिश करें, उसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। दूसरा देखो बेटा, प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी सही, ट्रेड विद एनिमी एक बार फिर से बता देना सर। एक मिनट बेटा, फ्लो में चल जाऊं आगे, फिर दोबारा बता दो इसको। ओके सर। चलो दूसरा देखो बेटा, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और प्रोटेक्ट टैक्सेस, ऊपर वो करो। दिनशो मानिक जी पैटेट, डीएमपी एक बंदा था, इसने क्या करा, इसने बहुत सारी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद रखे थे, तो इसको वहां से डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम आती थी, टैक्स लगता था इसके ऊपर। क्या लगता था, इसने दिमाग लगाया, इसने 4 कंपनी बनाई खुद, चारों कंपनी में खुद डायरेक्टर। अपनी जो जो इन्वेस्टमेंट थी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को दे दी, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी किसको दे दी, अब 4 कंपनी को। 25% इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, अब कंपनीज की होगी। 4 कंपनीज को क्या करा, अपनी जहां जहां इन्वेस्टमेंट थी सारी उन चारों कंपनीज को दे दी। अब जो रेवेन्यू आता था वो दिनशो को आएगा, इन चारों कंपनीज को आएगा, चारों कंपनीज को आएगा। पहली बात तो एक जगह इनकम पहले आ रही थी, वो इनकम अब क्या हो गई, स्प्लिट हो गई चार जगह पर, और उन चारों कंपनीज को बनाया दिनशो ने, और चारों कंपनी में डायरेक्टर को ना दिनशो। चारों कंपनी पहले क्या करती थी, जैसे ही प्रॉफिट आता था वो दिनशो को लोन दे देती थी, लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर मतलब एक्सपेंस, और बाद में दिखा देती थी लोन नॉट रीपेड बिकम्स बैड डेट। अब एक बात बताओ, दिनशो के पास पैसा आता, दिनशो टैक्स पे करता। दिनशो ने पहली बात वो अपना इनकम को किसकी इनकम बनाया, कंपनी की, और कंपनी से वो इनकम किस रूप में ले ली, लोन क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है, टैक्स कहां पे हुआ, सारा खर्चा दिखा दिया, और बाद में ये दिखा दिया कि भैया लोन क्या हो गया। आपको लग रहा दिनशो ने वो 4 कंपनी सिर्फ सरकार से टैक्स चोरी करने के लिए बनाई है, और वो 4 कंपनी का दिमाग नहीं है, पीछे किसका दिमाग है, दिनशो का दिमाग है। लिफ्टिंग व्हील लगेगा, कॉर्पोरेट व्हील लगेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगेगा,
डिनशो को पनिश करा गया, भाई तू ये पीछे खिलाड़ी, चार कंपनीज बनाकर क्या कर रहा है सरकार का, टैक्स चोरी कर रहा है। और उस सारी की इनकम किसकी इनकम मानेगी, डिनशो की इनकम मानेगी, और टैक्स भी किस पे लगा, डिनशो पे लगा। समझ आ गया सेकंड केस, पक्का। दो केस हो गए। पहला केस क्या कर रहा था, कंपनी का करेक्टर डिटरमाइन कर रहा था, को एनिमी या को फ्रेंड। दूसरा क्या कर रहा है कि ये देख रहा है कि भैया सरकार का कहीं रेवेन्यू तो आप हार्म नहीं कर रहे। तीसरा, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। एक केस हुआ था वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वर्कमैन और कंपनी के बीच में केस था। सुनो ध्यान से क्या होता है, आप सबको पता होगा प्रॉफिट, पता नहीं को, सुनो ध्यान से, नई बात है ये। जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट्स आता है, कंपनी अपने वर्कर को 8% बोनस देती है बेटा। अपने प्रॉफिट का 8% क्या देना पड़ता है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, लॉ में लिखी गई, बोनस एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर। कंपनी कह रही है यार ठीक है प्रॉफिट आ रहा है, हम बोनस बांट रहे हैं। ये कौन कह रहा था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, ये अपना बोनस दे रही, चुपचाप करके दे रही थी। बाद में कंपनी का प्रॉफिट बहुत बड़ा, तो बेटा क्या हो गया, लालच आ गया कि इतने बड़े प्रॉफिट का हम 8% निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन्होंने दिमाग लगाया, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो डायरेक्टर प्रमोटर थे, उन्होंने कंपनी बनाई एक, ठीक है। उनको बोला कि एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज के मोर देन 50% शेयर खरीद लो। अब एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई सब्सिडरी, और वो बन गई होल्डिंग। बनाई किसने, खुद नहीं बनाई है, और अपने 50% शेयर उसको दे दिए। अब जब भी प्रॉफिट आता था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, प्रॉफिट का 50% पहले क्या करते थे, अपनी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड बांट देते थे। अपना प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर लिया, कम कर लिया। 8% भी क्या आया, कम आया। ये बात पकड़ ली वर्कमैन ने। वर्कमैन, तुम खेल खेल रहे हो हमारे साथ यार। पहले तो प्रॉफिट क्या आता था, जो आता था उसका पूरा 8% बढ़ता था। अब 8% में से क्या हो रहा है, 8% से पहले देने से पहले 50% डिविडेंड तुमने बांट दिया, प्रॉफिट तो पहले ही हाफ कर दिया। और कंपनी देखी तो कंपनी किसकी है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज की कंपनी बनाई हुई है वो वाली। मुझे बताओ ये ऐसा क्यों करा गया है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। जो इनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आती बोनस बांटने की, इसलिए बनाई गई। बेटा यहां पर फिर बेटा कोर्ट के पास मैटर गया, वर्कमैन ने किसके अगेंस्ट केस कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया। कोर्ट ने बोला भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, यहां पर इंटेंशन गलत है, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से दूर भागने के लिए कंपनी ऐसा काम कर रही है। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दिया, और किसको पनिश करा गया, कंपनी को पनिश करा गया। और वो सारी इनकम किसकी इनकम मानी गई, कंपनी की इनकम मांगी गई। और वर्कमैन को बोला पूरा आपको बोनस मिलेगा, बिकॉज कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से भाग रही है ऐसा काम करके। समझ आए बच्चों। सेकंड वाले पॉइंट में क्या हो रहा था, आप सरकार का रेवेन्यू टैक्स मार रहे थे, आप चोरी कर रहे थे। थर्ड में क्या हो रहा है, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन जो लॉ में लिखी है वो आप पूरी नहीं कर रहे। ये पूरे केस की मैं कहानी बता रहा हूं, समझ आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। ऊपर मुंह करो बेटा। एक बात बताइए, आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एक टेंडर अप्लाई करती है सरकार को, सरकार मना कर देती है आपको टेंडर नहीं मिलेगा। सरकार कहती है हम भी सीए कोचिंग अब करवाएंगे, और इसके लिए जो भी प्राइवेट कोचिंग वाले हैं वो क्या करो, अप्लाई करो, जिसको टेंडर मिलेगा वो सरकार की तरफ से क्या करेगा, कोचिंग चलाएगा। और 50 करोड़ रुपए उसे हम क्या करेंगे, हर साल का देंगे, मतलब कोचिंग डिलीवर करने के लिए। हमने टेंडर अप्लाई करा, सरकार ने मना कर दिया, ठीक है जी। सरकार ने बोला भैया आपको टेंडर नहीं मिलेगा। मैंने एक और कंपनी बनाई, और आशीष अरोड़ा क्लासेस सब प्राइवेट लिमिटेड को 50% शेयर उसके दे दिए, वो हमारी क्या बन गई, सब्सिडरी। फिर अब सब्सिडरी के थ्रू अप्लाई करा। गवर्नमेंट कहती है भाई बात तो एक ही है, पहले भी तू आया था, अभी भी तू ही है, कुछ अलग थोड़ी हुआ है। पहले भी तेरी कंपनी को मना करा बिकॉज प्रमोटर तू था, और अभी भी इस कंपनी को मना इसलिए करेंगे बिकॉज प्रमोटर तू ही है। आ रही बात समझ, कह रहा बिहाइंड द पिक्चर्स आप लोगों, तो भैया आप जहां पर क्या कर रहे हो, सब्सिडरी को भेज रहे हो अपने एजेंट के तौर पर, वहां पर भी बेटा क्या होगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा कॉर्पोरेट विल। अगर होल्डिंग को पहले से उस चीज के लिए मना कर रखा है, सब्सिडरी को भेज रहे हो एजेंट के तौर पर, तब भी मना हो जाएगा। समझ आ गई बात। लास्ट, जहां पर कंपनी, आप सिंपली कंपनी बना रहे हो जिसका मोटो ही क्या है, फ्रॉड करना, इम्प्रॉपर कंडक्ट करना। कह रहा जहां पर भी आप क्या करोगे, फ्रॉड करने के इंटेंशन से, इम्प्रॉपर कंडक्ट के पर्पस के लिए, या लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने के लिए कंपनी बनाओगे। गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस मिस्टर हॉर्ने का केस था। कह रहा वहां पर भी बेटा क्या लग जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी लग जाएगा।
तो 5 जगह बेटा कॉर्पोरेट व्हील क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। और कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होने से बताओ कंपनी लायबल होती है या बिहाइंड द पिक्चर जो लोग हैं वो लायबल हो जाएंगे? पहला बताओ कौन सा केस है? ये देखो बेटा सिंपल दे रखा है, ट्रेडिंग विद एनिमी, जहां पर आप ट्रेड किसके साथ कर रहे हो, एनिमी के साथ। दूसरा, टैक्सेस को बचाने के लिए, टैक्सेस को मतलब बचाने के लिए, चोरी करने के लिए आपने क्या करा, कॉर्पोरेट व्हील का आपने कॉर्पोरेट व्हील का सहायता लिया, आपने लिफ्ट कर देंगे वो। थर्ड, लीगल ऑब्लिगेशन, आप अपनी बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट व्हील की हेल्प ले रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट, सब्सिडरी को अपने एजेंट के तौर पर काम करवा रहे हो, वहां पर भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे। लास्ट, फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कंपनी बना रहे हो बेटा, वहां पर भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर देंगे। इन 5 केस में कॉर्पोरेट व्हील क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। दिस कंक्लूड योर चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहीं पर क्या हो जाता है, फिनिश। आज की क्लास में कितने टॉपिक्स हुए, 4 टॉपिक्स हुए, बताओ कौन कौन से? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और लास्ट कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आ रही बात समझ? मैंने सारे नोट्स लिखवाए, बस आज वाले आपको रीड करा बुक से, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स आप खुद भी इसके बना सकते हो, मुश्किल नहीं है। ये मेरी तरफ से बच्चों चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो पूछो। एग्जाम्पल नंबर कहाँ पे बेटा, पेज नंबर बताना। फाइव 5.2 कहाँ है एग्जाम्पल? हाँ, 5.23 इसमें क्या बताना है, एग्जाम्पल कौन सा, ये वाला? ये बेटा 2 तरह की इक्विटी शेयर होता है, सुनो। आप लोग आज तक जो पढ़ते आ रहे हो, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, एक ही आपने पढ़ा, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। आप 2 तरह की इक्विटी शेयर होते हैं, एक वो इक्विटी शेयर जिसमें इक्वल वोटिंग राइट मिलता है, एक वो इक्विटी शेयर जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शेयर 1 मिला, वोट 10 मिले। इक्वल वोटिंग राइट में क्या था, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कंपनी कितने भी वोट दे सकती है। आ रही बात समझ? तो आप लोगों ने आज तक कभी पढ़ा नहीं बेटा ये वाला, हमेशा आपने इक्विटी शेयर्स पढ़ा। इक्विटी की भी फर्दर आगे टाइप्स होती है, एक वो इक्विटी शेयर जिसमें इक्वल वोटिंग राइट इक्वल डिविडेंड मिलता है, और एक वो इक्विटी शेयर जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है, डिफरेंशियल डिविडेंड होता है। हो सकता है बेटा तेरे पास शेयर ऐसे हैं डिविडेंड तो कम मिल रहा है, वोटिंग राइट ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, वोटिंग राइट जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो कंपनी ऐसे भी इशू करती है। और बच्चों कुछ डन? कैसा रहा सफर, बढ़िया रहा? आज के लिए बहुत है इतना बच्चों। लाइव वालों, अरे वो लाइव वालों, यस सर, यस सही सर, रहा बच्चों, समझ आया सब लोगों को, आनंद रहा सब कुछ? यस सर। सर, चलो जी, हाँ जी बोलो बेटा। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट डील में सर ट्रेडिंग विद एनिमी जो टॉप पॉइंट था हाँ हाँ, सर, वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है, और आगे, इस वजह से वो वॉइड ट्रांजैक्शन होती है हाँ बिल्कुल सर। आगे। ऐसे में सर उसके क्या कहते हैं, हमें कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करने की क्या जरूरत है सर, वो तो वॉइड हो ही गया ना ऑलरेडी। नहीं, वॉइड एक अलग कॉन्सेप्ट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में अलग है। जहां पर बेटा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, आपने पढ़ा होगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। यस सर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है लॉफुल होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हुआ तो अनलॉफुल माना जाएगा ना वो, यस तो सर, वॉइड हो जाएगा। और सेम टाइम पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके जो एक्चुअल जो डिफॉल्टर जो कंपनी के पीछे काम कर रहे हैं उनको पनिश करेंगे, कंपनी को छोड़ देंगे, लिफ्ट भी कर देंगे। कोरिलेट करो दोनों को, साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।